देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जानबूझकर जो 353 लगाया गया है, मतलब सरकारी काम में अड़थड़ा, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कैसा लगाया जा सकता है? आपने केस रजिस्टर किए हैं, अब आप अरेस्ट करिए। वो इसलिए मायने रखती है कि आज के पीरियड के अंदर लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ये हो गया है कि मेडिसिन्स एफर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये छोटी चीज़ के ऊपर उन्होंने गौर करते हुए ये सामान उन्होंने भेजा है। मुझे यहाँ पर आने में इसको एक 4 दिन की देरी इस वजह से हुई कि ये आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के अंदर जो मामला चल रहा था उसके चलते हुए पुलिस केस रजिस्टर हुआ। उसमें साथ ही साथ 26 के करीब दुकानदारों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ जिनकी पैरवी करने के लिए मैं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल उन लोगों का एंटिसिपेटरी बेल सैंक्शन हो गई है। तो जैसे ही उनकी सैंक्शन हुई तो मैं सोचा कि अब निकल के जाके आप लोगों के पास आना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक छोटा ही क्यों नहीं सही, लेकिन एक बहुत अच्छा एक ऐसी कोशिश है कि जिसके ज़रिए यकीनन लोगों को फ़ायदा होगा। जिस दिन औरंगाबाद के अंदर ये पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि हैदराबाद से, तो विदिन 3-4 घंटे के अंदर हमारे ऑक्सीमीटर्स पूरे चले गए। और ख़ुशी इस बात की है कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कभी उंगलियां उठाते थे, कभी हमारे को तनकीद करते थे, एक फ़िरक़ा परस्त जमात है करके कहते थे, आज खुशी इस बात की है कि वो ऑक्सीमीटर, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये नहीं देख रहा है कि सामने वाले की ज़ात क्या है, मज़हब क्या है, उसका धर्म क्या है। नॉन मुस्लिम लोग भी उसको लेकर जा रहे हैं, वो भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों की तरफ से भी डिमांड आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये असद साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। सर, मालेगांव की आवाम को असद साहब की आमद का इंतज़ार है। उन्होंने वादा किया था कि मैं हर 2-2.5 महीने 3 महीने पे आऊँगा। आप यकीन मानिएगा कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि हमने जब मालेगांव के अंदर जीत हासिल की थी, धुलिया में जीत हासिल करी थी, अपने तौर के ऊपर ये असद साहब ने ख़ुद ने ये कहा था कि प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाए कि कम से कम हम लोग 3-4 महीने में एक आध राउंड मारे करके। लेकिन आप लोगों को ख़ुद भी पता होगा कि जैसा पहला जो साल था पार्लियामेंट का, उस वक्त है तो हर 2 महीने के बाद है तो पार्लियामेंट का सेशन चला और उसके बाद जो कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अभी भी तक हम संभल नहीं पाए हैं। मैं ख़ुद ये समझ रहा हूँ कि कितने महीनों के बाद मैं पहली मर्तबा अगर बाहर निकला हूँ तो अब मालेगांव आया है। असद भाई ने ख़ुद ने मुझसे ये कहा कि भाई वहाँ का हालात ठीक है क्या? मैं ख़ुद आना चाह रहा हूँ औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया में जाना चाह रहा हूँ करके उसमें। लेकिन एक चीज़ हम खुद थोड़ा सा एहतियात इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए मैं आ गया तो चल जाएगा उसके अंदर, लेकिन असद भाई आए और पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई तो मालेगांव की भीड़ इकट्ठा होंगी और कई झारखंड के अंदर केसेस बढ़ गए तो बोलेंगे असद भाई की वजह से बढ़े है करके उन्हें मालेगांव गए थे करके। तो इस वजह से हम भी थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं। मालूम है आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे असद साहब। कि वैक्सीन आप लोगों ने अगर देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने ख़ुद ने पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण किया था। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज़ थे, ये जो भी भाषण देने के लिए खड़े रह रहा था तो वो अपना सीना चौड़ा करके ये बोल रहा था कि देखो मेड इन इंडिया की हमारी वैक्सीन हम 78 देशों को पहुंचा दिए हैं करके, हम 75 देशों को पहुंचा दिए हैं। ये सब मोदी जी के राज के अंदर हो रहा है कि हमारी वैक्सीन हम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे। हमने उस वक्त है तो ये इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था और बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया था कि हमारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको वैक्सीन चाहिए, लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर बांट रहे हैं। मेरा ख़ुद का भाषण है कि मोदी जी पहले एक हिंदुस्तानी को ख़त्म करिए, आप उनको वैक्सीन देना, जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे, सबको देना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जिसको बांटना है आप बांटिएगा करके उसमें। लेकिन उनकी एक ये था
कि इतने सारे विदेश मुल्कों में जाके आए थे, हाँ, और भी जाने का कहीं होगा उसके अंदर, तो बोले क्या हुआ, यहाँ के लोग अगर मरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो दुनिया भर की सैर करना रहता है, तो मैं पहले वहाँ पे भेज दूँ। देखिए हमको अच्छी बात ये लगी है कि आपके मुखालिफत सियासी तौर के ऊपर हो सकती है करके, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी साहब की फ़ोटो निकाल के ख़ुद अपनी फ़ोटो लगाई है। भाई आप हर जगह के ऊपर अगर बोलेंगे कि सब जो चीज़ हो रही है तो सिर्फ मोदी साहब की वजह से हो रही है और उसके अंदर भी है तो अपनी पब्लिसिटी करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये मौका नहीं था। और इस मुल्क के अंदर आप माने या ना माने, पूरी दुनिया ये बात अब मानती है कि अगर इस मुल्क के अंदर कोरोना फैला तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज़िम्मेदार है कि जब हमको और आपको बोला जा रहा था कि घर में बैठो, कोई घर से बाहर निकलना नहीं, तब ये जाकर है तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पर इलेक्शन रैलियाँ कर रहे थे करके। जब कुंभ मेला आप हमको बोल रहे थे कि नहीं आप रमज़ान ईद के अंदर अपनी पड़ोस की मस्जिद में जाके है तो 25 लोग नहीं पढ़ सकते हैं, या किसी मंदिर के अंदर जाकर है तो कोई 10 लोग है तो पूजा नहीं कर सकता है, वहाँ पर आप कुंभ मेले के नाम के ऊपर लाखों लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। और फिर ये इल्ज़ाम कि हमारी वजह से है तो ये कोरोना शुरू हुआ था करके, तो ये अब लोग भी समझ गए हैं। और जो एक कट्टर भक्त हुआ करता था उसको भी ये कहीं ना कहीं अब ये बात समझ में आ गई है कि नहीं अब ये बहुत ज़्यादा हमारी अंधभक्ति हो गई है करके, उसकी भी आंखें खुलने लग गई है। ये खिचड़ी जो होती है ना, उसमें यही दिक्कत होती है उसमें कि साहब अब इतना बड़ा फ़ैसला लिया जा रहा है तो हमको क्यों छोड़ रहे हैं करके। अब कांग्रेस को भी ये चीज़ का एहसास होने लगा है कि यार ये मलाई तो पूरी है तो सेना और एनसीपी खा जा रही है, हमारे को तो बिल्कुल कचरे में गिनती कर रहे हैं, हमारे क्योंकि दखल ही नहीं ली जा रही है करके। तो उनका मंत्री फ़ौरन भाग के निकल के आया मीटिंग के अंदर, बोला बन खुल डाल रहे, सब खुल डाल रहे हैं करके। तो दूसरे दो को तकलीफ़ हुई, बोले इतना बड़ा फ़ैसला उन्होंने कैसा कर रहा है करके। तो बोले नहीं, एक्चुअल में मतलब सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से, आप ये माने या ना माने, सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से जिस दिन है तो वरवटीवार की वरवटीवार जो साहब है मंत्री साहब, उन्होंने ऐलान किए थे, उस दिन वो फ़ैसला हो चुका था। लेकिन सिर्फ ये है कि इतना बड़ा फ़ैसला वो कांग्रेस वाला कैसा करेंगे, तो एनसीपी वाले के पेट में दर्द हो गया। हाँ, फिर सेना वाला बोला कि नहीं यार इतना बड़ा, मेरे तो उद्धव साहब टीवी पे आके सिर्फ यही बोल रहे थे बंद करो, अब खोलने का है तो मेरे को नहीं बोल रहे, उन्होंने जाके बोल दिया है। तो इनकी आपस में खींचमतानी के चक्कर के अंदर ये हमको और 2-3 दिन झेलना पड़ा। ये साहब कारपोरेशन इलेक्शन मालेगांव मंत्री अकेले लड़ेंगे या कोई गठबंधन वगैरह रहेगा? देखिए इसका फ़ैसला जो है ये हमारे मुकामी जितने भी लीडर्स हैं, मुफ्ती साहब है, मलिक भाई है, ये सभी लोग मिलकर अपने तौर के ऊपर तय करेंगे। देखिए मुकामी इलेक्शंस जो है इसका कहीं पर भी कोई फ़ैसला पार्टी हाईकमान है तो ये नहीं करता है कि हम जैसा बोलेंगे करके। अक्सर असद साहब ने है तो ये पूरे फ़ैसले जो है वो मुकामी तौर के ऊपर मुकामी लीडर्स के ऊपर छोड़ते हैं। हमारी सिर्फ ये है कि मजलिस को यहाँ पर इतनी ताकत दे दे, इतने अच्छे तरीके से बड़ा कर दे कि हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 4 लोग हमारे चौखट के ऊपर खड़े रहे कि हमको मजलिस के साथ जाना है करके। और इंशाल्लाह जिस तरह से मजलिस काम कर रही है, हमें यकीन है कि ऐसा सिचुएशन आएगा। मेरे ख्याल 8-10 दिन पहले ही बड़ी ही लंबी डिस्कशन इस ताल्लुक़ से हुआ था और हमने उस वक्त भी यही बात कहे थे कि मुफ्ती साहब हो गए हैं, हमारे खालिद भाई हो गए हैं, मलिक भाई हो गए हैं, ये सब मिल के आपस में बैठ के है तो ये तय करेंगे कि क्या करना है करके। एक बात ये अपने जहनों में से निकाल दीजिएगा कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर अगर लड़ती है तो उनकी ताकत ज़्यादा होती है करके। अब हमने जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तुलजापुर के अंदर, तो वहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना पूरे एक साथ मिल के लड़े। जीती कौन? भारतीय जनता पार्टी जीती है करके। तो जो लोग काम करेंगे वो लोग टिके रहेंगे उसके अंदर, वो लोगों को है तो इस बात की फ़िक्र नहीं रहेगी। और हम तो यही चाहेंगे, देखिए हम ये चाहेंगे कि अच्छे नुमाइंदे मैदान के अंदर उतारे, जो लोग खिदमत का काम करना चाहते हैं, कौम का जज्बा रखते हैं, कुछ खिदमत खल्क़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैदान के अंदर। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं साहब, मतलब आप देख लीजिए ना उसके अंदर 2 MPs अगर है और दूसरे कितनी पार्टी के, मैं अगर आपको MP बताऊंगा कि आप इनके नाम जानते हैं क्या करके, उसमें तो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा, क्वांटिटी के ऊपर इतना वो मत करिएगा कि हमारे पूरे आए तो उसमें अच्छे। देखिए आप पार्टी कोई भी ज्वाइन कर ले, उसमें अगर आप
के लिए लोगों के दिल में जगह नहीं है तो आप दुनिया की बुश की पार्टी ज्वाइन कर ले, क्लिंटन की ज्वाइन कर ले, किसकी भी कर ले, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर लोगों के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। पार्टी ठीक है, एक हद तक काम आती है उसमें। देखिए आगे के वक्त में, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत क्या है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है। आप अगले कुछ दिनों के अंदर महसूस करेंगे कि आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए कितनी डिमांड रहती है। वेंटिलेटर्स का सारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल है आपने देखा, आपने जो सवाल किए थे। मेरे पास औरंगाबाद के अंदर 150 वेंटिलेटर्स PM केयर्स के आए थे और वो इस तरह से बांट दिए गए कि ये हॉस्पिटल को 10 दे दो, इसको 15 दे दो, और वो एक भी काम नहीं कर रहा था। मैंने पूरा उसके ऊपर रिसर्च किया, इंक्वायरी किया, और जब मीटिंग के अंदर मैंने बैठा और मैंने बैठ के ये कहा कि मैडम 150, डीन से पूछा 150 वेंटिलेटर्स आए हैं, ये आप इस्तेमाल कर रही है, तो खामोश बैठ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब मेरे पास था, मैंने कहा कि 150 वेंटिलेटर्स का हिसाब आप दीजिए, ये काम कर रहे हैं। तो उसने मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर ये बोला कि ये कोई काम के वेंटिलेटर्स नहीं है करके उसमें। तब मेरे ऊपर इतने चढ़ गए पूरे भारतीय जनता पार्टी वाले कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं। आखिर में 2 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ा है PM केयर्स को, इस बुरी तरीके से लताड़ा है कि मतलब ये आपने है तो क्या करने का है करिए, लेकिन अच्छे वेंटिलेटर्स दीजिएगा करके उसमें। तो हमारी कोशिश यही थी, अभी भी जैसा मैं बताया हूँ कि जितना हम देना चाह रहे थे वो देने, हमारी ख्वाहिश होने के बावजूद भी, हमारी मंशा होने के बावजूद भी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक एक जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, 4-4 गुना एक्स्ट्रा रेट के ऊपर है। उसके बावजूद भी असद साहब ने चूंकि है तो ये था, उनको भी मालूम था कि वक्त गुजरता जा रहा है, चलो महंगे में ही मिला सही, लेकिन हमको पहुंचाना है करके। तो अगर पहले मिल गए होते तो बिल्कुल हम यकीनन पहले उसके अंदर, लेकिन उस वक्त तो आपको ये मालूम था कि बाहर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा तो किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट पूरा अपने तौर के ऊपर उसको एक्वायर कर रही थी, वेंटिलेटर्स पूरे अपने तौर के ऊपर। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये इख्तियार ही नहीं था कि आप बाहर से अगर आ रहा है तो आप अपने लिए रखे करके, पूरा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर। जैसे ही वो कंट्रोल रिलैक्सेशन मिला तो हमने फ़ौरन जितने आए हैं उतने दे दिए हैं। नहीं साहब, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए हमने किसके लिए लड़े। आज मेरे पास ये जो दुकानदार जो आए थे, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, लोगों को ऐसा लगता था कि मजलिस का ये सांसद है, खासदार है, ये हमारा काम करेगा का। आज सिंधी समाज के हो, जैन समाज के हो, मारवाड़ी हो, हिंदू भाई हो, हमारे सरदार जी हो, ये पूरे के पूरे हमसे तवक्कुल लगा के बैठे हुए हैं कि हमारी मदद आप करेंगे करके। और उनके लिए अगर हम लड़ने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप सोचिएगा कि वो जो कमिश्नर साहब थे लेबर के, उन्होंने ये फैसला लिया कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो फ़ाइन ली जाएगी। अब छोटे से छोटा अगर दुकानदार है तो उसको 20,000 रुपये कम से कम है तो उसको फ़ाइन पड़ रही थी उसमें। हमने जाके लड़े, पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाए कि साहब नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, ये जैन आता है, छोटी सी एक दुकान ले लिया है, उसको है तो आपने 24 दिन बंद करके रख डाले और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम बोल रहे अच्छे तरीके से जाके तो बोले नहीं सरकार का है। तो मैं बोला कि सरकार का भगवान है कि उसका फरमान आ गया है और हम यहाँ पे गोटियाँ खेल रहे हैं क्या उसमें। पब्लिक हमारे से उम्मीद लगा के बैठी हुई है, आप ये कम करिएगा। और जब नहीं माने तो हमको थोड़ा सा तल्ख लहजे के अंदर जो भाषा उनको समझ में आती थी, फिर वो भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। और वो भाषा का इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि जिससे 20,000 ले रहे थे, 50,000 ले रहे थे, उनसे 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 5,000 रुपये फ़ाइन ली गई। तो वो लोग तो आज खुश होके गए हैं। एक केस हमारे ऊपर हुआ है, लेकिन ये जानबूझकर जो 353 लगाया गया है, मतलब सरकारी काम में अड़थड़ा, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कैसा लगाया जा सकता है। आप ये बताइएगा कि कल किसी इलाके के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है और वो इलाके के अंदर कोई किसी से मान रहे नहीं है। अगर उनको मानना है किसी से तो सिर्फ मुफ्ती साहब से, वहाँ की पुलिस अगर जाके फ़ोन करती है कि मुफ्ती साहब इधर आइए, यहाँ पे कंट्रोल करिएगा करके, मुफ्ती साहब जाते हैं वहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो क्या सरकारी काम में अड़थड़ा होता है? अगर आप वो काम कर लिए होते तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आपकी हुक्मशाही, दड़बशाही चल रही थी बोल के हमने आए और जो भाषा आपको समझ में आती थी उस भाषा का इस्तेमाल किए हैं। अब आप हमारे ऊपर है तो 2 नॉन बेलेबल सेक्शंस है, 332 भी नॉन बेलेबल है और 353 भी नॉन बेलेबल सेक्शंस है। और मेरे साथ जो व्यापारी लोग थे वो पूरे के पूरे व्यापारियों के ऊपर सेम सेक्शंस लगाए गए हैं। अब खुशी की बात यह है कि कल पूरा जितने भी व्यापारी लोग थे उनके सबकी है तो हमने एंटिसिपेटरी बेल करवा दिए है। मुझे बोले हैं कि आप एंटिसिपेटरी बेल लो, मैं बोला नहीं अब नहीं,
आपने केस रजिस्टर किए हैं, अब आप अरेस्ट करिए। देखिए, पार्टी की तरफ से हमारी जब कभी ज़रूरत रहेगी हम बिल्कुल पूरी तरह से हाजिर है। मालेगांव एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के इशू है, बेरोज़गारी के इश्यूज़ है। ये यकीनन अब जैसा मुफ्ती साहब ने मुझे बताया है, मैं ख़ुद हैरानी में पड़ गया हूँ कि नेशनल हाईवे अगर जा रहा है और मालेगांव को बाईपास नहीं दिया गया है, तो इससे ज़्यादा मतलब कोई हैरानी की बात हो नहीं सकती। और यकीनन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी शरारत है। तो हम जैसा ही आपके तरफ से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मैं पर्सनली है तो गडकरी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको फॉलो करेंगे।